नमस्कार, दिस इज अगेन नितिन कन्वर। सर, आज हम बात करेंगे फाइनेंस बिल 2025 की बात करेंगे। और जब मैं फाइनेंशियल बिल 2025 की बात कर रहा हूं, ये सबसे टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ था कि इस फाइनेंस बिल 2025 में जो 13 फरवरी 2025 को मैडम एफएम ने सर लोकसभा में जो पेश किया है, इसमें होगा क्या? क्या पूरा लॉ चेंज हो जाएगा या क्या होगा? किस तरह से अमेंडमेंट होगी? तो अगर मैं सिर्फ अंग्रेजी भाषा की बात करूं, मैं इंग्लिश की बात करूं, तो टेक माय वर्ड्स, अगर आप लैंग्वेज देखेंगे आपको लगेगा यार बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है। बहुत बड़ा चेंज नहीं इन द सेंस सर, जो प्रोविजो थे, जो एक्सप्रेशन थे, उनको उन्होंने सर अलग अलग सब सेक्शन में डाल दिया। अगर एक सेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ा पैराग्राफ था, उसको 2-3 सब सेक्शन बना दिए या 2-3 सब क्लॉजेस बना दिए। तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत सिंपल हो गया सर। सर, ये सिंपल जितना लगता है उतना सिंपल है नहीं। सर, काइंडली अप्रिशिएट, जब मैंने आपको बोला इन्होंने प्रोविजो को और एक्सप्रेशन को सर सबसेक्शन बना दिया, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। सो प्रोविजो का रोल और सबसेक्शन और एक्सप्रेशन का रोल डिफरेंट होता है। क्वेश्चन उठता है जब आपने उसे सबसेक्शन बना दिया तो क्या वो उसी रूप में पढ़ पाएगा? मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज अब जो नया लॉ है उसका 99.99% जो बेसिस है वो ओल्ड लॉ ही है। इन्होंने कुछ अमेंडमेंट करी, जैसे एग्जांपल देता हूं, कुछ सेक्शनों में कुछ वर्ड कम कर दिए या बढ़ा दिए। जैसे मैं सेक्शन 6 की बात करूं, सेक्शन 6 में वहां पे एक्सप्रेशन के अंदर सर जब कोई सिटीजन ऑफ इंडिया बाहर जाता था तो ऐसे केस में उसने लिखा था फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। अब फॉर द पर्पस हटा दिया, फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया कर दिया। या फिर जब मैं सेक्शन 6 की बात करूं तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, वहां पे देयर वाज अ RNOR के लिए एक पर्टिकुलर क्लॉज था जो बोलता था कि 730 डेज इन लास्ट 7 ईयर्स। अब वहां पे वर्ड क्युमुलेटिव वर्ड यूज डाल दिया है जो पहले सेक्शन में नहीं था। तो ये तो कुछ ऐसे सेक्शन है जहां पे आपने अलग अलग वर्ड, जैसे मैं अगर मैं 140 जब मैं 148 की रीअसेसमेंट की बात करूं, वहां पे 149 का जो पीरियड था, पहले आपको याद है 3 साल 10 साल था, फिर 3 साल 3 महीने, फिर 5 साल 3 महीने कर दिया। अब अगले साल से जब ये लाया है तो 4 साल 3 महीने और 6 साल 3 महीने कर दिया है। तो इस तरह की बहुत सारी अमेंडमेंट तो उन्होंने करी है, जहां पे आपको फाइनल पॉइंट में बहुत डीप में जाएंगे, वर्ड टू वर्ड मैच करेंगे, देन यू कम टू नो। पर सबसे बड़ा डिफरेंस पड़ेगा, मेरा पर्सनल मानना है, सब प्रोविजोस के अंदर और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन के अंदर। ऐसा क्यों? सब प्रोविजो को पढ़ने का एक तरीका होता है। देखिए, प्रोविजन का पर्पस क्या है? कोई भी सेक्शन जो मेन सेक्शन है जिसपे आगे प्रोविजन लिखा होता है, उसके अंदर उसका पर्पस है टू क्रिएट अ कंडीशन, टू क्रिएट एन एक्सप्लेनेशन, टू क्रिएट अ कन्वेंट, टू क्रिएट एन एक्सेप्शन, टू क्रिएट अ रिजर्वेशन। तो टारगेट क्या है कि सर प्रोविजो एक एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है। लेट अस से किसी मेन सेक्शन के अंदर 2 या 3 चीजें या 10 चीजें लिखी हुई हैं, तो एक्सेप्शन बोलता है कि भाई साहब उसमें चाहे 4 चीजें लिखी हो लेकिन इट इज कन्फाइंड टू ए ओनली। अब इसका मतलब प्रोविजो को पढ़ने का तरीका भी सब अलग अलग होता है। मान लीजिए कोई डिडक्शन का चैप्टर है या फिर एग्जाम्पशन का चैप्टर है जहां पे वो प्रोविजो डाला हुआ है, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, यू हैव टू कंस्ट्रूड द प्रोविजो वेरी वेरी लिबरली, वेराज बाकी जगह पे आपको स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड करना पड़ता है। प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। तो हर चीज का पढ़ने का ढंग एकदम अलग हो जाता है। जब मैं प्रोविजो की बात करते हैं तो प्लीज नोट कीजिएगा, प्रोविजो का टारगेट सर फ्रेश एनेक्टमेंट से, जो मेन एनेक्टमेंट है उससे बाहर नहीं जा सकता। तो व्हाट आई वांट टू से, जो मेन एनेक्टमेंट है उसको एक्सपैंड नहीं कर सकता। प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। उसे क्लैरिफाई कर सकता है, 2 या 3 चीजें लिखी हुई हैं उसे कर्टेल करके एक कर सकता है, पर अपने आप से कुछ नहीं जोड़ सकता। पर सर सबसेक्शन ऐसा सब कुछ कर सकता है जो मैं बोल रहा हूं प्रोविजो नहीं कर सकता। तो जब आप प्रोविजो को सबसेक्शन बना रहे हैं, टेक माय वर्ड्स सर, मीनिंग बहुत डिफरेंट हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो जो पुराने वाला जो लॉ या पुराने वाले केस लॉ या पुराने वाली इंटरप्रिटेशन एकदम चेंज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब आपको लॉ पढ़ना है, लॉ को इस तरीके से पढ़ना है कि पहले क्या था और वो प्रोविजो के हिसाब से क्या हुआ, अब प्रोविजन सबसेक्शन बन गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो व्हाट आई वांट टू से, दो इन्होंने कोशिश करी है कि सिंपल बनाने के लिए, पर लिटिगेशन बढ़ेगी। सेम वे इन रिलेशन टू एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या करता है सर कई बार एक्सप्लेनेशन टारगेट करता है टू क्लैरिफाई द सब्जेक्ट, और कई बार सर आपका अगर एक्सप्रेशन के थ्रू आप डीपी फिक्शन भी क्रिएट करते हो आप सर। अब ऐसे केस के अंदर शायद एक्सप्लेनेशन के अंदर, जो मेरा पर्सनल मानना है, एक्सप्रेशन में कंपैरेटिवली इतनी प्रॉब्लम कम पड़ेगी सबसेक्शन बनने के बाद,
जितनी प्रोविजन पड़ेगी। अब आप नोट कर ले सर, पूरे इन्होंने खुद माना है कि 900 करीबन प्रोविजन थे और करीबन 1600 एक्सप्रेशन थी। तो आप सोचिए सर 900 प्रोविजन का क्या हाल होना है। दूसरी बात सर, तो जब हम प्रोविजन पढ़ते हैं, ये प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, जब प्रोविजन पढ़ते हैं, लेट अस से किसी सेक्शन के 3 या 4 प्रोविजन है, दीज 3 to 4 प्रोविजन आर प्रोविजन टू मेन सेक्शन ओनली। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, 149 की बात करता हूं। 149 में 6 प्रोविजन थे, जहां पे बकायदा अभी हेक्सेवियर की जजमेंट में सर बकायदा बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला है जो 5th और 6th प्रोविजन है, इट इज अ प्रोविजन टू मेन सेक्शन 149, नॉट टू फर्स्ट प्रोविजन। जिस वजह से उन्होंने बोला है 5th और 6th प्रोविजन सर जहां पे प्रोविजन 1 लग रहा है वहां पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, मतलब 6 साल का पीरियड एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। अब आप बोलोगे सर ये बात क्यों समझा रहा है तू? सर बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जहां पे आपके पास एक से ज्यादा प्रोविजन लगे हुए हैं। अब जब आपने उसे सब सेक्शन बना लिया तो क्या दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक दिक्कत मैंने अभी सेक्शन में देखी। एक सेक्शन है सर पुराने वाला 145A, राइट, और सर कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो सेक्शन 276। तो 145A में 2 प्रोविजन थे, इस प्रोविजन को इन्होंने अलग अलग सब सेक्शन बना दिया। और प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, अभी उन्होंने डिस्कस किया सर द प्रोविजन इज टू द मेन एनेक्टमेंट, इट इज नॉट प्रोविजन टू प्रोविजन। पर जब आप वर्डेज पढ़ेंगे 276 की, वहां पे ऐसा लग रहा है कि सर उन्होंने इस पर्टिकुलर सेक्शन को, सेकंड प्रोविजन को सब्जेक्ट टू सर फर्स्ट प्रोविजन भी बना दिया। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा सर, संभाल के देखिएगा। ऐसी बहुत सारी चीजों में सर अमेंडमेंट हो गई है। अब ये इन्होंने जानबूझ के किया है या फिर गलती हो गई है या फिर ये टारगेट था इनका, तो टेक माय वर्ड्स, हर चीज को दो। दिस लॉ सीम्स नाउ सिंपल वर्ड्स में बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ को इन्होंने 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया टू मेक इट सिंपल। कोशिश इन्होंने करी है कि चीजें बन जाए, लेकिन जहां पे इन्होंने अपने आप से कुछ वर्ड जोड़े हैं, कुछ चीजें डिलीट कर दी हैं, या फिर जहां पे प्रोविजन को इन्होंने सबसेक्शन बना दिया है या फिर एक्सप्रेशन को सबसेक्शन बना दिया है, सर टेक माय वर्ड्स, अब इंटरप्रिटेशन में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। और जब बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, लिटिगेशन घटेगी नहीं, अब लिटिगेशन बढ़ेगी। तो व्हाट आई वांट टू से, अभी वेट और कीजिएगा। एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूं सर, आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सब डेलीगेशन ऑफ पावर। सर टेक माय वर्ड्स, मैं आपको अगली यूट्यूब में यही बताऊंगा। बहुत सारी जगह पे सर जो काम पार्लियामेंट ने करना था वो भी इन्होंने सब डेलीगेट कर दिया है, जो सर एक्सेप्टेबल नहीं है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जिसका काम है वो काम उसी को करना पड़ेगा। तो व्हाट आई वांट टू से सर, वहां पे सब डेलीगेशन ऑफ पावर, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपको कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेरियस लॉज, जहां पे जब पुराने एक्ट के अंदर भी देखा था हमने, जहां पे जो पावर, जो काम पार्लियामेंट ने करना था, जब आपने सब डेलीगेट कर दिए पावर, पहली बात तो दैट वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली प्रॉपर, द सेम वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली प्रॉपर। तो व्हाट आई वांट टू से, व्हाटएवर द रूल हैज बीन मेड, इट हैज नॉट बीन डीम्ड वैलिड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट आई वांट टू से, ये भी बहुत सारे चैलेंजेस इस नए एक्ट में आएंगे। तो व्हाट आई वांट टू से सर, इट्स अ बेसिकली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, बहुत इंटरेस्टिंग टाइम आने वाला, एटलीस्ट फॉर दोज पीपल हु प्रैक्टिस इन इनकम टैक्स। पर इंटरेस्टिंग टाइम उसी के लिए होगा जो इनकम टैक्स एक्ट को अब बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेगा। अब वो टाइम खत्म हो जाएगा जब आपको पुराने वाले सेक्शन याद करने थे, अब आपको नए सेक्शन को पढ़ के पुराने सेक्शन के साथ पढ़ना पड़ेगा। एक प्लस के साथ आपको एक बेनिफिट और होगा, आज की डेट में अगर आप ये लॉ पढ़ लेते हैं और उसको कंपेयर कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको क्लैरिटी हो जाएगी और बहुत सारे इश्यूज ऐसा भी हो सकता है जो आपको लगे यार ये बात तो मैंने सोची नहीं थी। क्योंकि बिकॉज मैं आपको एक जजमेंट का रेफरेंस देते हुए फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। फिर वो जजमेंट कॉल्ड मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, सुप्रीम कोर्ट बोलता है 438 आइटम 374, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट सेट, अगर आपको जानना है ओल्ड लॉ क्या था, अमेंडमेंट पढ़े। तो व्हाट आई वांट टू से, जब आप अमेंडमेंट पढ़ेंगे, जब आप नया एक्ट पढ़ेंगे, और क्योंकि उसका पेन बेसिस पुराना वाला लॉ है, तो इसका मतलब अगर वहां पे कुछ चेंज हुआ है और वो कुछ यहां पे नहीं लिखी हुई थी, इसका मतलब दैट वाज मिसिंग इन दैट थिंग, और इसका मतलब वो चीज अब उसमें नहीं थी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने नोटिस किया। तो सेक्शन 4 की बात करते हैं। सेक्शन 4 में सर, सेक्शन 4 जो मेन चार्जिंग सेक्शन है, तो 4(2) बोलता था कि जो टोटल इनकम पे जो टैक्स है ना, वो आपने इकट्ठा करना है
बाय पेइंग एडवांस टैक्स और बाय डिडक्टिंग टीडीएस। सर टीसीएस तो कभी लिखा ही नहीं था। जब टीसीएस नहीं लिखा था तो हमारा क्वेश्चन ये है, क्या टीसीएस जो हम इकट्ठा करते हैं तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी है? मैं आई एम जस्ट गिविंग अ क्वेश्चन, और ये चीज इन्होंने करेक्ट कर दी है नाउ इन नए सेक्शन 4 के चार्ज सेक्शन में। आई बिलीव मैं गलती नहीं कर रहा हूं, सेक्शन 3 सॉरी 4 ही है उसमें, अभी 4 ही सेक्शन है। तो वहां पे 4 में उन्होंने करेक्शन कर दिया, वहां पे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लिख दिया है। तो व्हाट आई वांट टू से, ये चीज नहीं लिखी हुई थी इन सब प्रीवियस लॉ। तो ऐसे बहुत सारी चीज मोडालिटीज आपको पता लगेगी व्हेन यू कंपेयर द लॉ। तो सर बहुत सारी चीजें नई पुरानी लर्न भी करनी पड़ेगी। अब आपको लर्न, रीलर्न एंड रीलर्न, ये सब आपको करना पड़ेगा, तब जाके मुझे लगता है इस इनकम टैक्स के साथ मैं और आप जस्टिस कर पाएंगे। मेरी कोशिश होगी मैं आने वाले टाइम पे जल्दी से जल्दी तो छोटे छोटे यूट्यूब के जो रेलिवेंट सेक्शन है, चाहे वो पुराना लॉ है चाहे नया लॉ है, उस पर बना के आपको दूं, ताकि मैं और आप सर इनकम टैक्स में जल्दी से जल्दी सर एक अच्छे स्टूडेंट की तरह थोड़ी सी पकड़ बना पाए। थैंक यू सर। सर प्लीज अपना ध्यान रखिएगा सर। मेरा कोई और आपको लगे यूट्यूब बनाने के लिए प्लीज बताइएगा सर। सर जय हिंद, जय श्री।